आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर गहरा गया है। अमेरिका ने आज से चीन पर 104% टैरिफ लागू किया था। अमेरिका ने अब चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। तो अमेरिका के ऊपर चीन अब 84% का टैरिफ लगा रहा है। 34% से बढ़ाकर टैरिफ 84% कर दिया गया है। 34% नहीं, 54% नहीं, 84% भी नहीं, 125% नहीं, 145%। यस, सब मिलाकर 145% का टैरिफ लगाया है यूएसए ने चाइना पर, वो भी पिछले एक हफ्ते में। जो लड़ाई वीक के स्टार्ट में यूएसए वर्सेस वर्ल्ड थी, वो वीकेंड आते आते यूएसए वर्सेस चाइना हो गई। अब लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं है, हर 4-5 घंटे में यूएसए चाइना पर टैरिफ लगा रहा है, फिर चाइना उसे रिटेलिएट कर रहा है, फिर यूएसए अगेन 2 बार अपने टैरिफ बढ़ा रहा है। और ऐसा करते करते फिलहाल वीडियो शूट करते वक्त यूएसए ने 145% का टैरिफ लगा रखा है और चाइना यूएसए पर 84% का टैरिफ लगा चुकी है। अब शायद वीडियो लाइव करते टाइम यूएसए चाइना पर 200% का टैरिफ लगाए और चाइना 150% का लगाए यूएसए पर असली सवाल यही है कि इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी हो रही है, यूएसए की या फिर चाइना की? और क्या इन दोनों की प्रॉब्लम में पूरी दुनिया प्रॉब्लम में आ सकती है? और उसके साथ एक सवाल ये भी आजकल चल रहा है कि क्या इन दोनों की फाइट से क्या इंडिया को फायदा हो सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको डिटेल में आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कौन सी कंट्री किस कंट्री पर किन चीजों के लिए डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो से पता चलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है आउटस्किल, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे कि हाथ को क्या हुआ, तो क्रिकेट खेलते टाइम थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से एक माइनर सर्जरी करनी पड़ी। तो शायद अगले 1-1.5 महीना आपको कुछ इसी हालत में मुझे देखना पड़ेगा। तो पूरा झमेला शुरू होता है अप्रैल 2 को, जिसे डोनाल्ड ट्रंप लिबरेशन डे कहते हैं, यानी आज़ादी का दिन। अप्रैल 2 को ये मीडिया के सामने आते हैं ये काला बोर्ड लेकर, जिसके बाद ये दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाते हैं, जिसमें ये कई सारे ऐसे आइलैंड कंट्रीज पर भी टैक्सेस लगाते हैं जिनमें कोई रहता भी नहीं है। एक आइलैंड पे तो सिर्फ पेंगुइन रहते थे, और जिसे डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ कहते थे, वो एक्चुअल में रेसिप्रोकल टैरिफ था भी नहीं। उन्होंने एक अजीब सा ग्रीक फार्मूला लगाया था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये वो फार्मूला था जो पूरी की पूरी तरह ट्रेड डिफिसिट पर डिपेंड था। क्या थी ये कैलकुलेशन, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब 2 अप्रैल आया, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया और ये भी कह दिया कि ये जो टैरिफ है ये परमानेंट रहने वाले हैं। और आपको याद होगा अगर, तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इस प्रॉब्लम से बाहर आने का एक बड़ा सोल्यूशन यही है कि ट्रम्प को रियलाइज हो कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। और फिर इसी तरह का एक रियलाइजेशन उन्हें हुआ। फिर एक मंडे न्यूज़ आती है कि ट्रम्प 90 डेज के लिए इस टैरिफ पर पॉज लगा रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने फिर उसे डिनाई कर दिया। और फिर अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने बोलते हैं, जिसे आप उनकी जुबान से सुन लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. तो ट्रंप का ये कहना था कि काफी सारी कंट्रीज उनको गिड़गिड़ा रही है उनके सामने, उनको कॉल कर रही है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी। हाँ, यानी कि कंट्रीज मर रही है यूएस से डील करने के लिए। तो सवाल ये कि अगर सारी कंट्रीज यूएस से डील करने के लिए रेडी थी, मर रही थी, तो फिर ऐसे में सवाल ये आता है कि ट्रंप ने अपना जो टैरिफ है उसे रोका क्यों? तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि उस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जो सदियों में नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, यूएसए का करंटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूएसए का डेट, उनका कर्जा, ये जो कि $36 ट्रिलियन हो चुका है। और उसके ऊपर इनका बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड डिफिसिट है, यानी ये वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और बहुत ही कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब इंडिया जैसी कंट्री जिसका बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड डिफिसिट है, उसका भी यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है। तो इससे आप यूएसए की हालत पिछले कुछ सालों में कैसी रही है वो समझ सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ टाइम में, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ट्रेड डिफिसिट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और उसी के साथ उनका जो नेशनल डेट है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है दोनों चीज़ें। उनका ट्रेड डिफिसिट पिछले 20 सालों में 3 गुना बढ़ चुका है और पिछले 10 सालों में 2 गुना। उनका कोई डेट पर भी कंट्रोल नहीं है। कोविड के टाइम से लेकर अब तक की ही बात करें तो $10 ट्रिलियन का डेट उन पर चढ़ा है एक्स्ट्रा, सिर्फ पिछले 5 सालों में। अब सवाल ये आता है कि ये जो कर्जा है इतना बड़ा, ये है किसका? तो 2 लोगों का है। पहला तो यूएस के सिटीजन्स का और बाकी दूसरी कंट्रीज का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसी ऑफर देना चाहूंगा जिसकी असली वैल्यू तो 10,000 रुपए है, लेकिन आपको मिलेगी 0 में। यस, क्योंकि आउटस्किल ने लॉन्च किया है 2-day वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज कंप्लीटली फ्री फॉर फिनोवेशंस व्यूअर्स। मैं आपको बता दूं कि आउटस्किल दुनिया का पहला एआई फोकस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है विच इज बैक्ड बाय रिनोन्ड एआई इन्वेस्टर्स एंड एआई कंपनीज फाउंडर्स। ये 2 days 16 आवर्स लाइव एआई ट्रेनिंग है। ये सेशन आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्रोग्राम में आपको एआई रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स पर इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, जैसे कि एआई एजेंट्स के बारे में इन डेप्थ आपको यहाँ पर पता चलेगा, जो इसके अलावा कोई भी डेटा एनालिसिस एआई की मदद से कैसे
करें, वो भी विदाउट यूजिंग कोडिंग, वो भी आपको यहाँ पर समझ में मिलेगा। इसके अलावा AI वीडियोस और इमेजेस कैसे AI का यूज करके बनाएं, ये आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा। साथ ही 20+ AI टूल्स को कैसे इस्तेमाल करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ आपको सीखने मिलेगा। इसके अलावा AI का यूज एक्सेल और प्रेजेंटेशन में कैसे करें, कैसे आप अपने टास्क को AI की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीख पाएंगे। और हाँ, ये सिर्फ IT इंडस्ट्री के लोगों के लिए नहीं है। 40 कंट्रीज से 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसे अटेंड कर चुके हैं, जिसमें HR, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, इन सारी अलग अलग फील्ड्स के लोग रहे हैं। हमारे भी कई सारी टीम मेंबर्स ने ये ट्रेनिंग ली है और वो भी AI का इस्तेमाल अब काफी सारी जगह पर कर रहे हैं। स्लॉट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट, तो अभी अपॉर्चुनिटी जाने से पहले इस फॉर्म को फिल कीजिए। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी, तो जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन सेशन फ्राइडे शाम 7 बजे शुरू होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए, आगे की चीजें समझाने के लिए मुझे कुछ आपको 1-2 चीजें समझानी पड़ेगी। अब देखिए, वहां का जो फेडरल रिजर्व है, जो कि इंडिया के RBI की तरह वहां पर बैंक्स को रेगुलेट करती है, तो ट्रम्प चाहते थे कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम करें। उससे होगा क्या, तो वहाँ के लोग अपने बिजनेसेस के लिए या फिर अपने पर्सनल कामों के लिए कम कॉस्ट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सके। जिससे होगा क्या कि इंटरेस्ट रेट्स कम करने के बाद जो बॉन्ड्स पर रिटर्न्स मिलते हैं, बॉन्ड यील्ड जिसे कहते हैं, वो भी कम हो जाएगी। तो देखिए, अब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, बॉन्ड के रिटर्न्स कम हो जाएंगे, तो यूएसए सस्ते में कर्जा ले पाएगी। तो बाकी कंट्रीज की तरह ही यूएस की जो गवर्नमेंट है, वो अपनी ट्रेजरी सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को बेचती है और उसके जरिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा उठाती है। फिर वो बाकी कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान से भी पैसा लेती है, प्राइवेट सिटीजन से, उनसे भी पैसा उधार लेती है। तो रेट्स अगर लो है तो यूएस गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। अब ये लॉजिक मैं क्यों बता रहा हूँ, ट्रम्प के डिसीजन के पीछे यही लॉजिक है, इसलिए थोड़ा और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस की गवर्नमेंट 10 ईयर का बॉन्ड इशू करती है जिसमें इंटरेस्ट रेट से सालाना 5% का, तो हर $100 जो उन्होंने उधार लिए उस पर उन्हें सालाना कितना पे करना पड़ेगा, $5। वहीं पर अगर यूएस गवर्नमेंट 3% पर ही बॉन्ड इशू करती है तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, $100 के पीछे $3 का इंटरेस्ट। अब आपको लगेगा कि ये तो छोटे मोटे इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस हैं, लेकिन अगर आपकी कंट्री पर $36 ट्रिलियन का कर्जा है तो छोटे मोटे 1-2% भी आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो ये इस तरह से एक विन विन सिचुएशन होने वाली थी यूएस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए और सबके लिए। अब ये जो डेट यूएसए का है ना, ये मेजॉरिटी डेट यूएस के सिटीजन्स का ही है, जिन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए हैं, यूएसए ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया है। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे उन कंट्रीज के नाम जिनसे यूएसए ने बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं, तो उसमें पहले नंबर पर आता है जापान, दूसरे नंबर पर आता है चाइना। अब चाइना की बात करें तो चाइना ने $760 बिलियन के यूएस बॉन्ड्स खरीदे हैं, यानी कि यूएसए पर जितना भी कर्ज है उसका 2.6% कर्जा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने किससे लिया है, चाइना से। अब जब से टैरिफ बढ़ाने शुरू किए ट्रम्प ने, चाइना ने उन बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ही तेजी से सेल कर रहे हैं। इसके लिए बॉन्ड की प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे जा रही है और बॉन्ड की जो यील्ड है, जो रिटर्न्स होते हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। अब देखिए, होता गया है कि यूएस में लोग बॉन्ड में कब इन्वेस्ट करते हैं, जब स्टॉक मार्केट में बहुत ही वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से फ्लक्चुएशन है ही। ट्रम्प के टैरिफ आने के बाद और ज्यादा फ्लक्चुएशन बढ़ गई है, जिसके चलते लोग देख रहे थे कि कुछ पैसा हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। लेकिन अब बॉन्ड की प्राइसेस भी गिर रही है बिकॉज ऑफ चाइना की इस हरकत की वजह से। अब चार्ट में आप देख सकते हो कि पिछले 10 दिनों में ही बॉन्ड यील्ड 4% से 4.4% हो चुकी है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत ही हेवी सेलिंग चल रही है। अब इससे यूएसए को बहुत प्रॉब्लम होगी। कैसे? अगर उनको और ज्यादा कर्जा उठाना है तो अब उन्हें ज्यादा यील्ड देनी पड़ेगी, ज्यादा रिटर्न्स बॉन्ड होल्डर्स को देने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूएसए पर डेट बहुत ज्यादा है, प्लस उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्जे से ही आता है। शायद स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे क्लियरली यही लगता है कि अगर ट्रम्प अपने डिसीजंस पर कायम रहते तो जो बॉन्ड यील्ड है वो और बढ़ जाती, यूएस के लिए तकलीफें और बढ़ जाती, और इसीलिए उन्होंने शार्पली अपनी डिसीजन रोक दी है। बोला है कि 90 डेज के लिए हम सारे जो टैरिफ्स हैं उन्हें पॉज कर रहे हैं, एक्सेप्ट चाइना। अब चाइना भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। जैसे जैसे यूएसए उन पर टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना रिटेलिएट कर रहा है तुरंत। जैसे वो वॉर में नहीं होता है, इसने आक्रमण कर दिया, उसने भी आक्रमण कर दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना के पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से यूएसए भी पूरी तरह चाइना से ट्रेड बंद नहीं कर सकता। तो वो क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर फिलहाल चाइना और यूएसए के ट्रेड नंबर्स को देखा जाए तो चाइना यूएसए को $500 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, जो कि चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का 16% आता है। देखिए, अभी भी इसमें कैच है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। वही यूएसए का जो एक्सपोर्ट है जो चाइना को होता है वो तकरीबन $145 बिलियन का है, यानी कि ट्रेड डिफिसिट होगा क्लोज टू $295 बिलियन का, जो कि क्लोज टू गुजरात के जीडीपी के बराबर है। अब सेक्टर वाइज बात करें तो चाइना यूएसए को मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, इन सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। वही चाइना मेजरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि सोयाबीन, कॉर्न एटसेट्रा।
अब चाइना ने रिसेंटली कुछ स्मार्ट डिसीजंस लिए। उन्होंने क्या किया कि उन्हें शायद पता था कि यूएसए ऐसी कुछ हरकत कर सकता है, तो इसकी प्लानिंग उन्होंने थोड़ी देर पहले ही शुरू की। उन्होंने ब्राज़ील और अर्जेंटीना वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना शुरू किया है ताकि उन्हें यूएस से कम इंपोर्ट करना पड़े और यूएस से उनकी डिपेंडेंसी भी कम हो। अब इससे ऑफकोर्स ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों को फ़ायदा काफ़ी हो रहा है, तो चाइना जो है उसको यूएस से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि अगर वो टैरिफ कितने भी बढ़ाए तो चाइना सिंपली क्या करेगी, ब्राज़ील से ले लो, अर्जेंटीना से ले लो और बाकी कंट्रीज से ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व। पर यूएसए को यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है बिकॉज उनको हर एक चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और क्लोथिंग वगैरह के लिए अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और जो मैं कह रहा था कि चाइना के पास एक स्पेशल हथियार है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसका यूज़ डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में होता है, जिसके बिना मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसको बहुत सोच समझ के चाइना एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि उनका हाईटेक एप्लीकेशंस में बहुत इस्तेमाल होता है। ये एलिमेंट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जैसे कि फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, इन सब में यूज़ किए जाते हैं। और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा ऐसे भी कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिस पर दुनिया की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पर, जैसे कि लिथियम है जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट है, निकेल है, मैंगनीज है जिन्हें बैटरी प्रोडक्शन के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ग्राफाइट है जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए की कंपोनेंट है, गैलियम और जर्मेनियम है जो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, और ऐसे और भी कई सारे इनके पास मिनरल्स हैं। अब यहाँ एक नंबर पर आप ध्यान दीजिए, चाइना 90% ग्लोबल सप्लाई ऑफ रिफाइंड रेयर अर्थ कंट्रोल करता है, जिससे ट्रेड वॉर में उनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट उन्हें मिलता है, बहुत बड़ा हथियार उनके पास है। तो यूएस का जो डिफेंस सेक्टर है जो इन मटेरियल्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, तो अगर चाइना इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से डगमगा जाएगी, और साथ ही यूएस का जो डिफेंस सेक्टर है वो भी हिल जाएगा, क्योंकि इन मटेरियल्स की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यूएसए बगैर चाइना के अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है। पता नहीं कि अगर ट्रंप और बाकी लोग हैं जिन्हें ये चीज़ पता है, उसके बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो यूएसए पर इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब इसके अलावा चाइना के पास दूसरा जो हथियार है वो ये है कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू वो करेंगे, जिसके चलते टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उन पर वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक ऐसा पैंतरा है जो चाइना यूज़ कर सकती है, इनफैक्ट यूज़ कर रही है, कि अपनी कई सारी फैक्ट्रीज को वो नेबरिंग कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि चाइना में प्रोडक्शन होगा और फिर उनको बाजू वाली कंट्रीज में असेंबली के लिए भेजा जाएगा, जिस पर मेड इन वियतनाम और मेड इन कंबोडिया का थप्पा लग जाएगा, और आगे उन्हीं चीज़ों को यूएसए को बेचा जाएगा। और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ चाइना ऑलरेडी कर रही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा आपको बताऊं, 50% फैक्ट्रीज जो कंबोडिया में हैं उनके ओनर्स कौन हैं? उनके ओनर्स चाइनीज़ हैं। यानी टैरिफ को कैसे बाईपास करना है ये कोई चाइना से सीख ले। तो अगर जो चाइना की नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया वगैरह, इन्हें इन टैरिफ्स की वजह से, इस ट्रेड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इस चीज़ से इंडिया को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जो सीधा चाइना से इंपोर्ट करती है चीज़ों को, इंडिया में असेंबल करती है, मेड इन इंडिया का थप्पा उस पर लगाती है और बेचती है। उसमें से बहुत सारी कंपनीज आपको पता ही होगी, जो ऑडियो और हेडफोन बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें से एक दो काफ़ी फेमस है जिसके नाम भी आपको पता है। और इसके अलावा और भी ऐसे एक दो ही कंपनीज नहीं, ऐसी हज़ारों कंपनीज इंडिया में जो इस तरह की चीज़ें करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस में सब्सिडी देती है और भी कुछ एक दो बड़े रिफॉर्म्स लाती है तो सही में मेक इन इंडिया पॉसिबल हो सकता है, और बहुत बड़े लेवल पर ये पॉसिबल हो सकता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपने मिस कर दिया, आपने 2 साल बाद वो रिफॉर्म्स लाए, फ़ायदा नहीं होगा। अभी लाने पड़ेंगे, अभी करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अदरवाइज इंडियन कंपनीज क्या करेगी, भाई चाइना से लो, असेंबली करो और बेचो। तो अगर मैं कंक्लूजन में बात करूँ तो इस टैरिफ का सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो रहा है तो यूएसए को ही हो रहा है। यूएसए की बात करें तो उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कनाडा वगैरह, वो भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। यूरोपियन यूनियन देखे वो भी ट्रस्ट नहीं कर रही है, और बाकी कंट्रीज़ भी नहीं कर रही है। तो वो उनके लिए थोड़ा तकलीफ वाला टाइम ही हो सकता है। और इसी के चलते बहुत सारी कंट्रीज़ रिवेंज करने का प्लान कर रही है यूएसए पर कि वो डॉलर का यूज़ कम करेगी, ताकि एक सबक सिखाया जाए यूएसए को भी। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज़ का गोल्ड यूएसए में था, अब वो यूएसए से अपनी कंट्रीज़ में उस गोल्ड को शिफ्ट कर रही है। रिसेंटली जर्मनी ने वो किया, प्लस यूएसए बॉन्ड में आने वाले समय में और सेलिंग हो सकती है, बिकॉज ईयू भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है यूएसए की सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स वगैरह में। अब देखते हैं कि चाइना यूएसए के बीच ये लड़ाई कब रुकती है, और जितनी ज़्यादा ये लंबी चलेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को यहाँ पर हो सकता है। ये भी एक सच्चाई है। काफ़ी सारी कंट्रीज अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है टू डाइवर्सिफाई द इम्पैक्ट। फॉक्सकॉन की आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि
300 एकर्स की लैंड वो यूपी में देख रही है। जनरली उनकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स हम देखेंगे तो तमिलनाडु और साउदर्न कंट्रीज़ में है। अब वो नॉर्थ इंडिया में भी एंटर करने का प्लान कर और 300 एकर्स का प्लांट वहाँ पर बना रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो एम्पलीफाई हुई है रिसेंट टाइम में तुरंत, ये टैरिफ का एक इम्पैक्ट है जिसका बेनिफिशियरी इंडिया काफ़ी हद तक हो सकता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें यूएसए को ज़्यादा फायदा या चाइना का, वो पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। इंडिया को कितना फायदा हो रहा है वो भी आपका पॉइंट क्लियर होगा। पूरी दुनिया के लिए कितना सरदर्द है वो भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर, बाय बाय।